नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। इस हफ्ते हमने आपको एक ऐसा इंटरव्यू दिखाया था जिसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया था। ये इंटरव्यू किसी नेता, मंत्री, वीआईपी, एक्टर या खिलाड़ी का नहीं था। ये एक बहादुर सैनिक का इंटरव्यू था। वो सैनिक जिसे आपने कश्मीर घाटी से आए एक वीडियो में अपमानित होते हुए देखा था, लेकिन उस सैनिक ने इस अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। और आज हम इस सैनिक से उसके इस घोर अपमान की पूरी कहानी सुनेंगे। विडंबना यह है कि हमारे देश के लोगों को आतंकवादियों के नाम तो याद होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को सीआरपीएफ के इस जवान का नाम पता नहीं होगा। तमाम डिजाइनर पत्रकार कश्मीर में जीप पर बांधे गए पत्थरबाज का हालचाल पूछने के लिए उसके घर पर पहुंच गए थे, लेकिन हमारे सीआरपीएफ के इस जवान के घर पर मीडिया के कैमरों और पत्रकारों की भीड़ नहीं पहुंची और किसी ने इस जवान से इसकी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि हमारी टीम ने इस जवान और इसके पूरे परिवार की बातों को आप तक पहुंचाने का फैसला किया। हमने ओडिशा में इस सीआरपीएफ जवान के घर जाकर इसका इंटरव्यू किया, जो आज आप सबको ध्यान से देखना चाहिए। इसके बाद हम आपको मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लेकर चलेंगे, जहां पत्थरबाजों का इलाज करने वाला एक आदिवासी फॉर्मूला सामने आया है। वहां के आदिवासियों के पास एक ऐसी तकनीक है जिससे वो पत्थरों का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, और वो भी 5 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ। इन आदिवासियों ने अपनी खुद की बटालियन बनाकर कश्मीर जाने की इच्छा जताई है और कहा है कि वो इतनी तेजी से पत्थर चलाएंगे कि कश्मीर के पत्थरबाज 2 दिन में पत्थर फेंकना भूल जाएंगे। ये दिलचस्प खबर एक डीएनए टेस्ट की मांग करती है। आज हम डॉक्टरों और मरीजों के बीच महंगी दवाओं वाले कड़वे रिश्ते का भी एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टर मरीजों के लिए जो पर्चा लिखते हैं उसमें ऐसी हैंडराइटिंग होती है जिसे मरीज कभी पढ़ ही नहीं पाता और कभी डॉक्टर से दवाओं के संबंध में कोई सवाल भी नहीं पूछ पाता। हालत यह है कि भारत के डॉक्टर एक मरीज को औसतन सिर्फ 1 मिनट के लिए ही देखते हैं। इतने कम समय में मरीज को अपनी किसी परेशानी का हल नहीं मिलता और इसी के साथ मरीज के पर्चे में महंगी दवाएं लिखने का खेल चलता रहता है। कुछ दवा कंपनियों और डॉक्टरों की सांठगांठ न सिर्फ मरीजों को बल्कि पूरे सिस्टम को बीमार कर रही है। हमें लगता है कि हमारे देश में आम आदमी को सस्ती दवाओं का स्वराज मिलना ही चाहिए और इसलिए आज हमने इस विषय को सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह को पद संभालते ही बड़ी चुनौती मिली है। एमपी इंटेलिजेंस ने यूपी में आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी भगवा लिबास में धार्मिक स्थानों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमला कर सकते हैं। ऐसे आतंकियों की तादाद तकरीबन दर्जन भर है, जो नेपाल के रास्ते यूपी में घुसपैठ कर चुके हैं। खास बात यह है कि आतंकियों को हिंदू रीति रिवाज की ट्रेनिंग दी गई है। हमारे एजेंसी जो है वो सक्रिय है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एटीएस और एसटीएफ, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर भी मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी। अलर्ट के मुताबिक आतंकी यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा आतंकी ताजमहल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ में विधानसभा को भी निशाना बना सकते हैं। बड़े बाजार और मॉल भी आतंकियों के निशाने पर है। यूपी के नए पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने चेतावनी दी है कि राज्य में गुंडागर्दी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, भले आरोपी किसी भी पार्टी का क्यों न हो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत व्यापक निर्देश दिए हैं और वो हमारी प्राथमिकताओं में है। महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखना। सुलखान सिंह ने कहा है कि राज्य में अराजक तत्वों से निपटने के लिए उन्हें सीएम योगी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। गौरक्षा के नाम पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने यह भी कहा कि राज्य में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी घूमेंगे। छेड़खानी रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी और एंटी रोमियो अभियान के तहत किसी बेकसूर को परेशान करने की छूट नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करेंगे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। बैठक में बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री का भाषण केंद्रीय योजनाओं और गरीब कल्याण एजेंडे को और मजबूती से लागू करने पर रहेगा। इस बैठक का मकसद संगठन और सरकार के बीच तालमेल बढ़ाना है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार के लिए वोट बैंक विकास का मापदंड नहीं। हम बिना जाति, धर्म, समुदाय की बाधाओं के हटकर सबके साथ सबके विकास की कल्पना लेकर चल रहे हैं और इसी कारण भारत आगे बढ़ रहा है और इसमें वोट बैंक का कोई स्थान नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, इसके बावजूद बीजेपी उनका सम्मान करती है। We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? We don't get Muslim votes, I acknowledge very clearly. But have we given them proper sanctity or not? रविशंकर प्रसाद के इस बयान को विपक्ष ने मुसलमान विरोधी बताया। डेमोक्रेसी है, हम आपके खिलाफ वोट देंगे और देते रहेंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लेंगे। ये उन्होंने खुद ही इस दुष्प्रचार का, अपनी ही पार्टी के दुष्प्रचार का खंडन कर दिया कि मुस्लिम वोट देते हैं, थोड़ा भी सही लेकिन उनको देते हैं। जम्मू में गोरक्षा के नाम पर 5 लोगों को पीटने के आरोप में 4 कथित गोरक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कथित गोरक्षकों ने रियासी इलाके में खानाबदोश परिवार पर लोहे की छड़ों से हमला कर दिया। हमले में 9 साल की बच्ची को बुरी तरह चोटें आई हैं। कुछ लोग जा रहे थे अपने माल मवेशी लेके, तो उसके ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ में धक्का मुक्की की, बहस की, तो उसमें एक औरत और एक बुजुर्ग को थोड़ी सी चोट आई है। खुद को गोरक्षक बताने वाले लोगों का आरोप था कि पीटे गए लोग गाय की तस्करी कर रहे थे। वो देश विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। आरोपियों पर पुलिस से भी धक्का मुक्की का आरोप है। इसकी इंक्वायरी करेंगे कौन लोग जिम्मेदार हैं और जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी गलत कर रहे होंगे, उनके खिलाफ माकूल एक्शन लिया जाएगा। किसी एलिमेंट ने ऐसा किया होगा तो जहां तो काफी किसी हद तक भी ऐसे अनासर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वो सभी मरीजों को सिर्फ सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखें। इसके लिए एमसीआई ने सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्टेट मेडिकल काउंसिल और राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एमसीआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में जेनेरिक दवाएं लिखे जाने का मुद्दा उठाया था। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। कल 3 नगर निगम के 272 वार्ड के लिए मतदान होगा। मतदान से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेंगू और चिकनगुनिया और गंदगी का डर दिखाया। केजरीवाल ने वोटर्स को चेतावनी दी कि अगर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो वो खुद डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार होंगे। तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि लोगों को डराने वाली राजनीति उन्हीं पर भारी पड़ेगी। आपने अगर अपना दशा और स्टाइल नहीं बदला अगर और इसी तरह से रखा तो जनता आपको यहाँ पे भी साफ कर देगी जी। एमपी के छिंदवाड़ा में राशन की दुकान में लगी आग से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। वहीं इस मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि दुकान में 2 दरवाजों की बजाय एक का ही इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए आग लगने के बाद लोगों को मौके से भागने की जगह नहीं मिल पाई। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दुकान में आग लगी कैसे। जो जानकारी प्रथम रूप से सामने आई है कि किसी ने बीड़ी का टुकड़ा है, बीड़ी जलती हुई फेंकी है। उसके बाद ये आग भड़क गई दरवाजे पे और उसके अंदर चूंकि अनाज भरा हुआ था तो तत्काल बहुत तेजी से आग फैली। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच की जिम्मेदारी जबलपुर के कमिश्नर को दी है।